हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आपके साथ फिर से लेके आए हैं एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, तो आप सब लोग भी मेरे साथ पढ़ते रहना, ठीक है गाइस। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया था और उम्मीद है कि तुम लोगों ने लेक्चर देखा ही नहीं होगा, ये गारंटी है। तो लेक्चर देख लो, एग्जाम आ रहे हैं आपके लिए, इसलिए मेहनत की जा रही है। लेक्चर कहीं ज़्यादा दूर नहीं है, उसके लिए कोई बस नहीं पकड़नी, अपना फ़ोन निकालो, यूट्यूब निकालो, यूट्यूब पर ये चैनल का नाम है और सबसे ऊपर ही देखो ये लेक्चर अभी डाला है, पार्ट 1 डाल दिया है, इसको देख लेना। पार्ट 1 के बेसिस पर ही आज पार्ट 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार 2 मिनट का गो थ्रू दे दूंगा कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैंने लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था कि व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मिस्टर ए नाम के एक पर्सन थे और साड़ी के शॉप का एक एग्जांपल लिया था, याद होगा? नहीं याद? वो याद होगा तो देख लेना, ठीक है। मैं आपको इसमें लेक्चर में ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं बेटा, क्या होता है? जब भी हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें बैलेंस शीट की जरूरत होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत होती है और चेंज इन इक्विटी की जरूरत होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी कैश की मैनेजमेंट का पता होना भी बहुत जरूरी होता है और उस कैश मैनेजमेंट के लिए ही हम लोग क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। सर क्या था कैश फ्लो स्टेटमेंट? फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, मैं आपको सिर्फ यहां पे गो थ्रू दे रहा हूं। आज का मेरा पॉइंट है आगे बढ़ना, ना कि प्रीवियस लेक्चर को ही दोबारा से रिपीट करना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है सर? इट इज द स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज द स्टेटमेंट शोइंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, उसकी एक पूरी स्टेटमेंट का पता लगाना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डेफिनेशन नहीं लिखी है तो प्लीज या तो डेफिनेशन को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी को और पेन को लेके बैठा करो, ताकि जो भी मैं समझाऊं उसको फटाफट नोट डाउन किया करो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि लास्ट क्लास में क्या था, उसको दोबारा समझाया। तो अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग भी सुनते रहो गाइस, तुम लोग तो सुनना सुनना और आप लोग भी ध्यान सुनो, ठीक है। अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या सिखाती है, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं कि जब मैंने साल का शुरू किया, जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना था? 2 लाख रुपए। और साल के एंड में आते आते मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। इससे यह समझ आया कि पूरे साल के अंदर मेरे अकाउंटिंग पीरियड में कुछ 50,000 रुपए का चेंज आया है। अब ये 50,000 रुपए का चेंज भाई आ तो रहा है, तो इसका मतलब हमें यह तो पता करना पड़ेगा ना कि ये मेरी बिजनेस की किस एक्टिविटी से आया है। क्योंकि बिजनेस के अंदर पूरे साल में मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है। देखो यहां मैं लिख भी रखा है बेटा, एक बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं पूरे साल के अंदर, और इन ट्रांजेक्शन्स को हमारा बिजनेस 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करता है। कैटेगरी नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैटेगरी नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें यह देखना है कि हमारा जो ये 50,000 रुपए का चेंज आया है वो किस एक्टिविटी की वजह से आया है, यही हमारा मेन पॉइंट है इसके अंदर। जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आया, इसको प्लस कर लूंगा कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना आया, फिर इसको भी प्लस कर लूंगा इसके साथ फाइनेंशियल। जब मैं तीनों को सम अप कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, एग्जाम्स हमारे पास नजदीक आने वाले हैं, तो थोड़ा सा क्लास फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही हमारी क्लास का आज मेन मुद्दा है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार, तुम लोग भी फोटोज वगैरह ले लो, किसी को लेनी है तो लिखा है। समझ आ रहा है?
तो गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो अगर मैं टॉपिक की बात करूं, अगर हम टीएस ग्रेवाल को उठा के देखें, टीएस ग्रेवाल पता है कौन है? वो जो एनिमल पार्क 2 आ रही है ना, उसका मेन कैरेक्टर है टीएस ग्रेवाल, पता है? टीएस ग्रेवाल के अंदर हमारे को ये बोला गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वो 3 तरह की होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारी बिजनेस एक्टिविटी 3 तरह की है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नंबर 3 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी, ठीक है, इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ। अगर आपको अभी भी डाउट है कि यार ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या था, तो आप सबको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, और ये अपना एक शोरूम चलाते हैं, मतलब इनका एक साड़ी की दुकान है इनकी, ठीक है ना, काफी बड़ा साड़ी का शोरूम है, ठीक है, साड़ी की शॉप है या शोरूम है, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली इनका काम क्या है? यहां पर इनका काम है कि अपने ग्राहकों को, अपने यहां आने वाले कस्टमरों को अच्छी अच्छी साड़ियों को सेल करना। तो ये यहां पर क्या करते हैं? ये सोल्ड करते हैं साड़ीज, ठीक है। तो ये जो साड़ी बेचते हैं ये क्या है इनकी? ये है इनकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है बेटा, ये बात समझ आ गई? ऐसे ही आप किसी जूस की शॉप पे गए, वहां पे आपने जूस वगैरह कंजप्शन किया, वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। आप किसी गाड़ी के शोरूम में गए, वहां से आपने एक कार परचेज करी, तो वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। आपको इतनी बात तो समझ आ रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां है? यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सारे नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको, इसीलिए पहले लिख के रखते हैं। आप लोग चाहे मेरे साथ लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक ये है सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी। अभी मैंने एग्जांपल में समझाया था प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। किसी भी एंटरप्राइजेस की, किसी भी बिजनेस की जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है उसी को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और बुक के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि वो एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग नहीं होती है, फाइनेंसिंग नहीं होती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इन एक्टिविटीज का जनरली जो रिजल्ट होता है, these activity generally result from the transaction and the other event to find out the net profit and net loss during an accounting period of a business। कि एक बिजनेस में पूरे साल के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, यही इस एक्टिविटी का मकसद होता है। अच्छा देखो, वैसे तो इतना तुम्हें मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग टीएस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग 12th बोर्ड्स के एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर हमारे पास एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग का मतलब कुछ वस्तु, कोई फिजिकल आइटम, मान लो मैं किसी को गुड्स बेचता हूं, गुड्स खरीदता हूं, तो मैं ट्रेडिंग कंपनी हूं। तो ट्रेडिंग कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सामान को खरीदा, सामान को बेचा, ये हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। अगर मेरी फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आप बच्चे समझते ही हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो डीलिंग इन सिक्योरिटीज और टेकिंग अ लोन और गिविंग अ लोन, तो लोन देना, लोन लेना, सिक्योरिटीज में डील करना, ये फाइनेंसिंग कंपनी की प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो प्रीमियम का मिलना या किसी का क्लेम का पेमेंट करना, ये उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। यहां तक बात समझ आई? अब आज हम लोग क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबके दिमाग में एक थॉट होता है कि सर जो ये हमें एक पूरा कैश फ्लो का पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे कैसे लर्न करें? बेटा उसको लर्न तो टेक्निक से किया जा सकता है, उसको कोई रट्टा मारने का तरीका नहीं है। रट्टा मारोगे डेफिनेटली एग्जाम के टाइम पे भूल जाओगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे ज्यादा तो आप लोग सारा का सारा अपना फोकस डाल दो किसमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डाल दो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो भी गलतियां होती हैं, ठीक है, आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ, नीचे झुके झुके, यहां बैठ जाओ, बस 2 मिनट ब्रेक करो, ठीक है? ठीक।
तो ज्यादातर जो भी स्टूडेंट गलती करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही गलती करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट मैं आपको आज लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ लर्न करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ आ रहा है अपना? तो गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 पे। आपके सामने पीछे एक पूरा क्या बन रहा है, देखो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या हाउ टू कैलकुलेट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपके सामने जो ये फॉर्मेट बन रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान देना, ठीक है। हमारे को क्या करना होता है बच्चे, हमें क्या करना होता है, एक बार ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा थोड़ा साइलेंस रखो, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं चेक करूंगा कि मेरी जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है उससे एग्जैक्टली मेरा कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है। उसके बाद मैं फाइंड करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर मैं देखूंगा कि जो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, जब मतलब मैं सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, तो उसमें मेरा नेट कैश फ्लो और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। और नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितनी है, ठीक है बेटा। जब मैं इन तीनों का सम कर दूंगा, तीनों का सम कर दूंगा, उसके बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगी। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ रही होगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ कि हम लोग किस तरह से इसका फॉर्मेट बनाएंगे, किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बेटा, आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप हेडिंग डाल देना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बड़े ध्यान से सुनो बेटा कि हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें हम लोगों ने हेडिंग क्या डाली, सबसे पहले पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट या नोट्स, डिटेल अमाउंट और रुपीज, ठीक है। यहां पर आप सारी कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर आप इसमें फाइनल अमाउंट लिखेंगे। ऐसा करने से थोड़ा सा तुम्हारी ना कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो वहां पर सबसे पहली चीज आएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक बार ना मैं अभी के अभी पूरी क्लास को 11th क्लास में ले जाना चाहता हूं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, और जो हम 11th क्लास में नेट प्रॉफिट फाइंड करते थे वहां पर क्या है, बोलो। देखो देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, प्लीज पूरी क्लास अटेंशन दें। यहां पर देखो बेटा, आपको याद होगा कि हम लोग ने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं बेटा। सबसे पहले हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम बात करते हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एक बिजनेस में एक्टिविटीज को चलाने जरूरी है, जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट होते हैं। कि भाई सिंपल सी बात है, मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ और मैंने कितनी ऑपरेटिंग इनकम कमाई, कितनी ऑपरेटिंग इनकम कमाई। मेरी बात समझ आ रही बेटा, कितनी ऑपरेटिंग इनकम कमाई, बात समझ आ गई। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, एक्रूड इनकम्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग इनकम्स। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमने ये मान लिया कि मेरी इनकम ज्यादा थी, सुनते रहना बेटा, इनकम ज्यादा थी, एक्सपेंस मेरा कम था। मैं क्या बोल रहा हूं, इनकम मेरी ज्यादा हुई, एक्सपेंस मेरा कम हुआ, तो ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है।
क्या कहलाता है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कहलाते हैं। बात समझ आई क्या? फिर हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया नीचे। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लिया नीचे। अब आप सभी के क्लास में यह आ रहा होगा कि सर मैंने ये थोड़ा ना पढ़ा था, सर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। अरे 11th क्लास में याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ करता था, जो ध्यान दिया ही नहीं होगा फर्रे वर्रे बनाने के चक्कर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, उससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, कि भाई मेरा कमाने से जो मैं मेहनत कर रहा हूं उससे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैं माइनस करूंगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं बेटा माइनस करूंगा वो सारे खर्चे जो नॉन कैश है, जो मेरे पास क्या है, नॉन कैश है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब आप एक बात बताओ कि जब भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है तो रियल कैश पे क्या फर्क पड़ता है? भाई रियल कैश पे कोई फर्क पड़ता है क्या? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनो, भाई मान लो मैं आपके सामने ये मैं फोन दिखा रहा हूं, मैं फोन यूज कर रहा हूं, भाई ये फोन मैंने एग्जांपल ये 30,000 का लिया, तो डे बाय डे इसकी वैल्यू भी कम हो रही है, बट मेरे को रियल कैश पे क्या फर्क पड़ रहा है? रियल कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी को बोलते हैं हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ये माइनस करते हैं, और इसके अंदर भी देखे जाते हैं कि मेरे पास कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हो गया? जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। भाई मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, तो वहां पर मेरे को क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया। अब अगर मैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करूं या मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना भी करूं, तो वो मेरी क्या है? नॉन कैश इनकम है। भाई पैसा तो आ गया, बट उसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, इन्वेस्टमेंट करिए। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई मान लीजिए हमारी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो ये जो निकल के आता था, ये आता था हमारा नेट प्रॉफिट। ये जो निकल के आता था बेटा, ये आता था नेट प्रॉफिट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात थोड़ा सा समझ आई होगी आप सबके। अरुण समझ आया? ठीक है, तो देखो बेटा यहां वापस आते हैं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सारा समझाऊंगा। उस नेट प्रॉफिट के अंदर हम सारे के सारे अपने वो एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। तो एक बार सारे बच्चे प्लीज यहां पर ध्यान देंगे, आप लोग भी यहां ध्यान दो कि अभी जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को देखो आज का लेक्चर में मैं आपको थ्योरी कवर कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके साथ डील करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, तो इसका मतलब तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, सारे मम्मी पापा की बात मानते हो, और कोई भी वेब सीरीज नहीं देखता रात को 2:30 बजे तक। ठीक है, ठीक है, हाँ बस समझ गए ना, इतना ही समझो बस। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो बच्चों हंस रहे हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा चलो वापस आते हैं। तो मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले आपको देखना है द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। तो अगर आप अपने क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को लेस कर दोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा, उसमें आप ऐड कर देना। अगर आपने अपना कुछ भी पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर किया है उसको ऐड कर देना, अगर आपने कोई प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसको ऐड कर देना, अगर आपके पास कोई इंटरिम डिविडेंड है उसको ऐड कर देना, और अगर आपके पास इस साल का करंट ईयर का कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको भी ऐड कर देना इसके अंदर, और अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स रिफंड हुआ है उसको लेस कर देना। तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा ये लेक्चर हो सकता है कि अभी आप लोगों को बोरियत लग रही हो, शायद 26 मार्च का एग्जाम है आपका अकाउंटेंसी का, तो 24 मार्च को या 25 मार्च को ना आप लोगों का लेक्चर बहुत ज्यादा मेहनती लगेगा, ये बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा ये फंडा है, आप अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। क्या ऐड कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे। सर वो क्या क्या होते हैं? पूरी क्लास सुनेंगे। डेप्रिसिएशन,
गुडविल एंड पेटेंट एमोटाइज, गुडविल की वैल्यू कम हो जाना, पेटेंट की वैल्यू कम हो जाना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक ओवरड्राफ्ट है उस पर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। राइटिंग ऑफ द कमीशन, राइटिंग ऑफ द कमीशन मतलब अपना जो आपका कमीशन है उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, किसी एसेट को आपने बेचा उस पर आपको लॉस हो गया, तो ऑल दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आप ऐड कर देंगे और इसमें से लेस कर देंगे। बेटा ये ऐड होता है और ये लेस होगा, ध्यान रखना, मैं आपको बोल भी रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना आप लोग, ठीक है। इसमें आप लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश इनकम्स को। जैसे अगर आपको कोई इंटरेस्ट ऑन इनकम हुई है, आपको कोई डिविडेंड मिला है, कोई रेंटल इनकम हुई है, कोई एसेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ है, या आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डिक्रीज हो गया है तो लेस होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो गया है तो ऐड होगा। उसके बाद आप इस अमाउंट में से इसको लेस कर देंगे तो जो अमाउंट ये निकल के आएगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उम्मीद है यहां तक तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको दो काम करने हैं, आपको ऐड करना है। देखो ध्यान रखना बेटा, जो ये साइन है ये डिक्रीज के लिए है और जो ये साइन है ये इंक्रीज के लिए है। तो अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आप इसको ऐड करोगे, और ऐसे ही अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप इसको लेस कर देंगे। तो आप अपनी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में से ये दोनों चीजों को आप एडजस्ट करेंगे तो आपका कैश जनरेट होगा, कुछ ना कुछ आपका आएगा, और उसमें से लेस कर देना जो आपका करंट ईयर का इनकम टैक्स होगा, जो भी आपको टैक्स क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो जो ये फाइनल अमाउंट आएगा ये हमारा पहला पार्ट, मतलब पहली एक्टिविटी पूरी हो चुकी होगी। तो ये जो अमाउंट हमारे पास फाइंड आउट होगा तो ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जब मैं बोलूंगा जब। तो गाइज आप लोगों ने इतना जरूर कर लिया होगा। आज हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करा है लेक्चर नंबर 2, और कल या परसों, कल आ जाएगा, कल आपको आएगा लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैं आपके साथ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं ऑपरेटिंग के ऊपर। टेक्निक ये रहेगी कि क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेके आऊंगा, उसके आंसर्स या तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा या मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि हम लोग कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी यू, टाटा, कल मिलेंगे आपसे।